नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की जो प्रथम पुस्तक है भारतीय समाज, उसका जो अंतिम अध्याय है परियोजना कार्य के लिए सुझाव, उसको लेकर प्रस्तुत हुआ। देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो मुख्यतः ये जो हमारा ये अध्याय है ये परियोजना कार्य के लिए है, इसलिए अधिकांश देखा गया कि क्लासों में भी इस लेसन को कम ही पढ़ाया जाता है। लेकिन विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए या यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को इसमें से कई बार छोटे प्रश्नों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे सामाजिक अनुसंधान क्या है, प्रश्नावली क्या है, सर्वेक्षण क्या है, या फिर अवलोकन क्या होता है। इस तरीके के प्रश्न हैं वो अनेकों बार 1 या 2 नंबर के प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे गए। तो हमारा भी ये प्रयास है कि यहाँ हम इस अध्याय को गंभीरता से लें, क्योंकि हमारे पास फिलहाल काफ़ी समय है, इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। तो मैंने ये प्रयास किया है कि विस्तृत रूप से आपको इस अध्याय का अध्ययन करवाएं। चलिए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि परियोजना कार्य क्या है, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, परियोजना कार्य के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, परियोजना कार्य के गुण व दोष क्या हैं, और सामाजिक अनुसंधान में जो प्रमुख विधियाँ काम आती हैं, जिनके अंतर्गत विधियाँ तो खूब सारी हैं, जैसे अनुसूची है, प्रश्नावली है, सर्वेक्षण है, अवलोकन है, साक्षात्कार है, व्यक्तिक अध्ययन है। लेकिन हम यहाँ केवल सर्वेक्षण, अवलोकन और साक्षात्कार, इन 3 विधियों का ही अध्ययन करेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे लघु शोध परियोजना के लिए संभावित प्रकरण व विषय। कि एक 10th + 2 का विद्यार्थी है, वो किस प्रकार की लघु शोध परियोजनाओं को इस्तेमाल कर सकता है, किस प्रकार की वो परियोजनाओं पे कार्य कर सकता है, या फिर किस प्रकार के प्रोजेक्ट वर्क को वो तैयार करके अपने प्रोजेक्ट वर्क के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। देखिए विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी क्लासेज पसंद आ रही हैं तो कृपया आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने साथियों से, ताकि उनका भी लाभ हो सके। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पे आपको नए वीडियो मिलते रहे। हम आगे भी आज दूसरे लेसन की वीडियो और जो दूसरी पुस्तक है उसके वीडियो भी हम या उनकी क्लासें भी हम आगे प्रस्तुत करेंगे, आपके उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ भविष्य में हम जो अन्य जो कंपटीशन क्लासेज हैं उनके लिए भी प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, लेसन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट वर्क या परियोजना कार्य। अब देखिए, एक विद्वान हुए थे कार्ल पियर्सन। उन्होंने कहा था कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। विश्व का अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको वैज्ञानिक विधियों के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हमें नया कोई ज्ञान प्राप्त करना है, अगर हमें पुराने ज्ञान में परिमार्जन करना है, अगर हमें कुछ नया सीखना है, तो उसके लिए केवल एक ही मार्ग है, वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण किया जाए, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से किसी भी अध्ययन को प्रारंभ किया जाए। देखिए विद्यार्थियों, कक्षा 12 का जो विद्यार्थी है उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के सवाल होते हैं, वो अनेक प्रकार की समस्याओं को भी देखता है, वो अपने विद्यालय स्तर पर भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। तो उन समस्याओं के बारे में, उसके मस्तिष्क में जो जिज्ञासाएं हैं उनके बारे में, जो ज्ञान नया प्राप्त करना चाहता है उनके बारे में एक तरीके से वैज्ञानिक विधियों के द्वारा प्रयास करना, या वैज्ञानिक विधियों के द्वारा नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको हम परियोजना कार्य कह सकते हैं। सीधी एकदम सरल भाषा। देखिए, मूलतः है वो परियोजना कार्य है, उसका मुख्य लक्ष्य व्यवहारिक स्तर पे ज्ञान प्राप्त करना है। जो मैंने आपको बताई ये बात कि एक 12th के बच्चे के दिमाग में जो भी समस्याएं चलती रहती हैं, जो भी उसके दिमाग में प्रश्न चलते रहते हैं, उन प्रश्नों का जवाब जिस प्रकार से वो खोजना चाहता है, उस खोजने के लिए वो परियोजना कार्य का इस्तेमाल कर सकता है, प्रोजेक्ट वर्क का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, जो प्रोजेक्ट कार्य है उसको शाब्दिक अर्थ की जब हम बात करते हैं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रोजेक्ट और वर्क से, जिसमें प्रोजेक्ट का अर्थ है योजना और वर्क का अर्थ है कार्य प्रणाली या विधि।
जिसको हम कह सकते हैं योजना की कार्य प्रणाली। किसी भी कार्य को करने से पूर्व आपको एक योजना का निर्माण करना है। आपको उसके लिए आपका जो संसाधन उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक कार्य योजना बनानी है। इसी कार्य योजना को हम क्या कह देते हैं? परियोजना कार्य कह देते हैं। देखिए, परियोजना कार्य ज्ञान प्राप्त करने का एक नवीन तरीका है जिसमें व्यक्ति को व्यवहारिक व रचनात्मक ज्ञान व अनुभव प्राप्त होता है। परियोजना कार्य के अंतर्गत किसी वास्तविक समस्या का अध्ययनकर्ता या समाजशास्त्र के विद्यार्थी के द्वारा विशेषज्ञों के निर्देशन में अनुसंधान की पद्धतियों के द्वारा अनुसंधान या सर्वेक्षण किया जाता है। जो बात मैंने आपको बताई कि एक विद्यार्थी के मन में जो विचार आते हैं, जो समस्याएं उसके सामने आती हैं, या जो व्यवहारिकता में व्यवहार करने में जो उसको समस्याएं उत्पन्न होती है, उनके बारे में अगर वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उनके बारे में वो व्यवहारिकता में पढ़ना चाहता है, तो उसके सामने जो समस्याएं हैं उनके बारे में वो कुछ और सीखना चाहता है, उनको हल करना चाहता है, तो वो क्या करता है? वो अपने गुरु के निर्देशन में, या फिर कह सकते हैं विशेषज्ञों के निर्देशन में, जो समाजशास्त्र के अच्छे जानकार हैं उनके निर्देशन में वो अनुसंधान की पद्धतियों का प्रयोग करते हुए क्या करता है? कोई भी अनुसंधान या सर्वेक्षण कार्य करता है। देखिए, कई बार पूछा गया ये प्रश्न कि परियोजना कार्य की जो विधि है उसके प्रमुख विद्वान कौन हैं? तो ध्यान रखें, परियोजना कार्य के जो प्रमुख विद्वान हैं या प्रवर्तक हैं वो हैं W.H. किलपैट्रिक। W.H. किलपैट्रिक ने ही परियोजना कार्य विधि के बारे में बताया था। अब देखिए, किलपैट्रिक ने कही भी है ये बात कि परियोजना कार्य वह सहृदय उद्देश्य पूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। कि जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है हमारे मन की समस्याओं को दूर करना, जिसका उद्देश्य है सामाजिक वातावरण के अंतर्गत समस्याओं का समाधान करना। बेलार्ड कहते हैं कि परियोजना वास्तविक जीवन का एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है। विद्यालय स्तर पर, विशेषतः विद्यालय स्तर पर परियोजना कार्य या फिर परियोजना कार्य से संबंधित जो सर्वेक्षण है उसको संपादित किया जाता है। तो हम देखते भी हैं कि हमने 11th क्लास में भी ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाए थे, लेकिन यहाँ हम उसके बारे में ही थोड़ा ठीक से पढ़ रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। परियोजना कार्य को व्यक्तिगत व सामूहिक परियोजना कार्य के रूप में बांटा जा सकता है। व्यक्तिगत से मतलब कि कोई भी विद्यार्थी है वो अकेला भी अपने प्रोजेक्ट कार्य को पूरा कर सकता है, अकेला भी अपने प्रोजेक्ट कार्य को चला सकता है। साथ ही साथ सामूहिक रूप से पूरी कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा भी प्रोजेक्ट कार्य संपादित किया जा सकता है। कुछ विद्यार्थियों को समूह के रूप में भी प्रोजेक्ट कार्य दिया जा सकता है। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य उन गतिविधियों की एक श्रृंखला है जो छात्रों को उनकी क्षमताओं, रुचियों, व्यक्तिगत अनुभव व दृष्टिकोण का उपयोग करके अध्ययन करने, अनुसंधान करने व खुद को कार्य की अनुमति देता है। जो बात हम ऊपर कर चुके हैं कि ये एक प्रोजेक्ट कार्य एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत अनुभव को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी क्षमताओं को, रुचियों को क्या करता है? उनका प्रयोग करते हुए वो नए ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, कुछ वो नया अध्ययन करने का प्रयास करता है। देखिए, वैसे तो ये जो परियोजना कार्य है इसको बड़े रूप में सामाजिक अनुसंधान बोला जाता है, और ये सामाजिक अनुसंधान है वो जब विद्यार्थी स्नातक स्तर पे आता है, या फिर कह सकते हैं स्नातकोत्तर स्तर पे आता है, जब वो MA की क्लासों में आता है, या फिर जब वो MPhil करता है, PhD करता है, तो उस समय विद्यार्थियों को सामाजिक अनुसंधान की विधियां पढ़ाई जाती हैं कि किस प्रकार सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, ये सब पढ़ाया जाता है। खासकर जो शोध के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये पूरा एक अलग विषय के रूप में ही चलता है, और एक अलग विषय के रूप में उनको पढ़ाया जाता है। तो अगर विद्यार्थी चाहें तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं, इसके नोट्स लेना चाहते हैं, तो इसकी PDF है वो मैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी
कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, उस समस्या की तह में जाके या उस समस्या की जड़ में जाके उसको समझने की या जानने का प्रयास करते हैं और उस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, क्या उसके उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में हम विचार करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ परियोजना कार्य के अंतर्गत यही किया जाता है कि कोई भी समस्या आपके सामने आई है, उस समस्या को किस प्रकार से समाधान किया जाए, किस प्रकार से उसको हल किया जाए, उसके लिए पूरी की पूरी एक योजना बनाई जाती है, पूरी की पूरा एक विचार किया जाता है कि किस प्रकार से उस समस्या का समाधान किया जाए। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी ही हम परियोजना कार्य कहते हैं। इसके अंतर्गत पूरे कार्य को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। हम क्रमबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से इस परियोजना कार्य को संपादित करते हैं। परियोजना कार्य के अलग अलग चरण होते हैं, उन चरणों के आधार पर ही हम इस परियोजना कार्य को संपादित करते हैं और उन कार्यों को हम छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं और फिर ही परियोजना कार्य किया जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं परियोजना कार्य के प्रमुख चरण। देखिए विद्यार्थियों, किसी भी परियोजना कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व एक योजना का निर्माण करना आवश्यक है। देखिए, जब तक हमारे पास कोई योजना नहीं है और हम उस योजना के बिना ही किसी भी परियोजना कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, किसी भी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, हमारा समय बर्बाद होगा, हमें अधिक श्रम करना पड़ेगा और पैसे की बर्बादी भी होगी। इसलिए आवश्यक है कि जब भी कोई विद्यार्थी है, जिसको हम अध्ययनकर्ता भी कह सकते हैं, जिसको हम शोधकर्ता भी कह सकते हैं, वो जब भी शोध कार्य को प्रारंभ करे तो सबसे पहले क्या करे, योजनाबद्ध तरीके से क्या बनाए, एक योजना बनाए, एक परियोजना बनाए और उसी के आधार पर अपने प्रोजेक्ट कार्य को वो आगे संपादित करे। तो सबसे पहले काम यही है कि हम एक योजना बनाएं जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो, ताकि उस व्यवस्थित और क्रमबद्ध योजना के आधार पे हम हमारी जो समस्या है उसका समाधान कर सकें, हमारे उस प्रोजेक्ट कार्य को हम आगे बढ़ा सकें। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले किसी भी योजना या परियोजना कार्य को जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि परियोजना कार्य को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले किसका चयन करना होता है, समस्या का या किसी भी विषय का चयन करना होता है। देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में या एक विद्यार्थी के मस्तिष्क में बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर समस्या के लिए परियोजना कार्य बनाएं या हर समस्या के लिए अनुसंधान करें या विद्यार्थी की हर जो समस्या है या विचार है वो परियोजना कार्य के लायक नहीं होता है या अनुसंधान के लायक नहीं होता है। केवल ऐसे ही विषय या समस्याओं का चुनाव किया जाए जो रुचिपूर्ण हो, जिनके बारे में पूर्व से विद्यार्थी को ज्ञान हो, जो समस्या व्यवहारिक हो और विषय से संबंधित भी हो और जिस समस्या का अध्ययन करने पे हमें कुछ परिणाम प्राप्त हो सकें, इनको ध्यान में रख के ही समस्या का चुनाव करना चाहिए या किसी विषय का चुनाव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी ऐसी समस्या का चुनाव कर लें जिसका अध्ययन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है या जिसके बारे में पहले से ही लोगों ने पढ़ रखा है, पहले से लोगों ने अध्ययन कर रखा है, या फिर जैसे हमने विद्यार्थी के दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हमने भूतों के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, तो ये कोई समस्या नहीं है, ये समस्या का समाज को भी कोई बेनिफिट नहीं होना है और इसके बारे में हमें पूर्व कोई ज्ञान भी नहीं है और हम इसके बारे में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना भी नहीं सकते। तो हर चीज़ जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है वो ऐसा नहीं है कि व्यवहारिक होती है, काल्पनिक भी हो सकती है। तो उसके बारे में उसको समस्या मानते हुए उसका प्रोजेक्ट वर्क नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए अनुसंधान नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले परियोजना कार्य का पहला चरण यही है कि हम किसी भी समस्या का चयन करें, उसका चुनाव करें, लेकिन वो समस्या व्यवहारिक हो, अनुसंधान करने योग्य हो, प्रयोजना कार्य बनाने योग्य हो और जिसके बारे में आपको पूर्व से ज्ञान हो। उसके पश्चात हम हमारा लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट कार्य के लिए, इस अनुसंधान के लिए। फिर है हम अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करते हैं कि हमें वो अध्ययन कौन से क्षेत्र में करना है, किसके संबंध में वो समस्या है, वो समस्या कौन से क्षेत्र में फैली हुई है। जैसे
देखिए विद्यार्थियों, जैसे हमने एक समस्या ले ली कि कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उनमें धीरे धीरे कह सकते हैं एक तरीके से या हमने विषय ले लिया कि शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार हैं। विद्यार्थियों के परंपरागत जो हमारी शिक्षा है उसके बारे में क्या विचार हैं, ये हमने विषय का चुनाव कर लिया। और हमने अब हमारा अध्ययन क्षेत्र क्या होगा, हमारा अध्ययन क्षेत्र एक विद्यालय होगा। लेकिन कौन सा विद्यालय होगा? हमारा विद्यालय होगा, आस पड़ोस के और भी विद्यालय होंगे, या कितने विद्यालयों का हम चयन करेंगे, इन सब का हम जो हमारा अनुसंधान या परियोजना कार्य का तीसरा चरण है अध्ययन क्षेत्र का चयन, उसमें हम इन चीज़ों को पे ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर है सैंपल का चुनाव। जब हमने तय कर लिया कि हमें विद्यार्थियों के विचारों को जानना है, शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार हैं उनको जानना है, हमने अध्ययन क्षेत्र भी डिसाइड कर लिया कि हमने कौन से विद्यालय के विद्यार्थियों से ये बात पूछनी है या कौन से विद्यालय के विद्यार्थियों का अध्ययन करना है, उसके बाद हम सैंपल का चुनाव करेंगे, एक सैंपल लेंगे। जैसे हमारे घर में हमारी मदर या माताएं जब चावल बनाती हैं तो वो चावल के कुछ दानों को देख के ही पता लगा लेती हैं कि ये चावल पका है या नहीं पका है। उसी तरीके से जब हमारे प्रोजेक्ट कार्य को हम आगे संपादित करते हैं उससे पहले हम एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें आगे किस प्रकार से कार्य करना है, ताकि जो गलतियां हो सकती हैं उन गलतियों को दूर किया जा सके। एक तरीके से पहले नमूने का हम प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो हम कार्य है वो यहाँ हम संपादित कर लेते हैं। चलिए उसके बाद हम बजट का निर्माण करते हैं। देखिए अगला चरण है बजट का निर्माण करना। हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं, तो हमारे जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन उपलब्ध संसाधन हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास क्या बजट है, कितने हम व्यय कितना कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर, इन सब का हम ध्यान रखते हैं इस चरण के अंतर्गत। अब देखिए परियोजना कार्य के छठे चरण के अंतर्गत या अगले चरण में हम क्या करते हैं, अध्ययन पद्धतियों का चुनाव करते हैं। अध्ययन पद्धति कि हम इस परियोजना कार्य में, इस प्रोजेक्ट वर्क में कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। हम सर्वेक्षण के द्वारा, या हम अवलोकन के द्वारा, या हम अनुसूची के द्वारा, या हम प्रश्नावली के द्वारा, या साक्षात्कार के द्वारा, या व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा, कौन सी ऐसी अनुसंधान की पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग हम अनुसंधान के समय करेंगे। देखिए बड़ी मात्रा के लिए सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है, देखने के लिए अवलोकन है, छोटे अध्ययन के लिए अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, बड़े अध्ययन के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, आमने सामने के अध्ययन के लिए साक्षात्कार का प्रयोग होता है, और किसी विशेष विषय के ऊपर अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन का हम सहारा लेते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इनमें से सर्वेक्षण है, अवलोकन है और साक्षात्कार है, ये तो हमारे अध्ययन का भी आज अंग है। लेकिन अनुसूची क्या है, प्रश्नावली क्या है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब हम देखिए, किसी भी अनुसंधान में अध्ययन पद्धतियों का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण चरण है। अगर हमने सही प्रकार से अध्ययन पद्धति का चुनाव किया है तो हमारा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो सही प्रकार से होंगे। अन्यथा अगर हमने अध्ययन की पद्धति का ही गलत प्रयोग या गलत चयन कर लिया तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही गलत हो जाएगा। हमारी पूरी जो रिपोर्ट ही बनेगी, हमारा जो सारांश निकलेगा, हमारे जो परिणाम निकलेंगे वही एकदम गलत निकलेंगे। इसलिए विद्यार्थी को अध्ययन की प्रवृत्ति के आधार पे, अध्ययन की प्रकृति के आधार पे, परियोजना रिपोर्ट की प्रकृति के आधार पे ही अध्ययन पद्धति का चुनाव करना चाहिए। चलिए अगले चरण की बात करते हैं। अगला चरण है परियोजना कार्य का अगला चरण है अध्ययन के उपकरणों, कार्यकर्ताओं का चयन व प्रशिक्षण। जब हमने अध्ययन पद्धति का चुनाव कर लिया, बजट का निर्माण कर लिया, सैंपल भी ले लिया, तो अब हमारा अगला चरण होगा कि हम अध्ययन के जो प्रमुख उपकरण हैं उनका भी चुनाव करें कि हमें टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करना है, हमें अध्ययन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करना है, या हमें कौन कौन से उपकरणों को अपनाना है। उसके बाद में कार्यकर्ताओं का चयन। हमने दो तरीके के प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात की थी, व्यक्तिगत और सामूहिक। तो व्यक्तिगत है वहाँ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ
सामूहिक परियोजना कार्य की बात की जाती है, वहाँ हमें कार्यकर्ताओं का चयन भी करना पड़ेगा जिनके द्वारा हम डाटा कलेक्शन करवाना चाहते हैं, जिनके द्वारा हम किसी भी समस्या से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित करना चाहते हैं। फिर प्रशिक्षण कि किस प्रकार से डाटा को कलेक्ट करना है, किस प्रकार से तथ्यों को एकत्रित करना है, और जिन लोगों से हमें डाटा एकत्रित करने हैं उन लोगों को भी हम सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देते हैं। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा ये होगा कि जब हम डाटा कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो जिनसे हमें सूचनाएं प्राप्त करनी है वो उत्तरदाता उसके प्रति अनभिज्ञ रहेंगे, तो वो हमारा सहयोग नहीं करेंगे, या फिर जो भी हमें सूचनाएं उपलब्ध करवाएंगे वो ज़्यादा विश्वसनीय या प्रभावी नहीं होंगे। अब अगले चरण में उपकरणों का चयन करने के पश्चात अब जो मूलतः जो मुख्य चरण है किसी भी परियोजना कार्य का वो प्रारंभ होता है, वो है तथ्यों या सामग्री का संकलन, जिसको डाटा कलेक्शन हम इंग्लिश में बोलते हैं। तथ्यों या सामग्री का संकलन। अब जो हमारे कार्यकर्ता हैं या जो भी अनुसंधान करता है वो क्या करेगा, वो फील्ड में जाएगा और वो डाटा कलेक्ट करेगा। अब देखिए डाटा क्या है। बहुत बार बात करते रहते हैं हम, डाटा क्या है। डाटा एक तरीके से कोई भी जानकारी, कोई भी आंकड़ा, कोई भी तथ्य, कोई भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो तथ्य है या किसी प्रकार का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जानकारी है, कोई भी आंकड़ा है, कोई भी फैक्ट है, वो ही डाटा कहलाता है। अब ये डाटा दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक तथ्य हैं वो ये जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य हैं ऐसे तथ्य होते हैं जो अनुसंधानकर्ता पहली बार अध्ययन क्षेत्र में जाके सीधे ही खुद एकत्रित करता है, जो पहली बार ही एकत्रित किए हुए होते हैं, और अनुसंधानकर्ता या अध्ययन करता है वो खुद फील्ड में जाता है, अध्ययन क्षेत्र में जाता है और वहाँ से प्राप्त करता है। फिर दूसरा होता है द्वितीयक तथ्य, सेकेंडरी डाटा, जो कि पहले से किसी के द्वारा एकत्रित किए हुए होते हैं और अनुसंधानकर्ता केवल अपने अनुसंधान में या परियोजना कार्य में उनका प्रयोग करता है। जैसे किताबें हैं, आत्मकथाएं हैं, पहले से लिखे हुए कोई प्रलेख हैं, रिसर्च पेपर हैं, सरकार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है, जनगणना की रिपोर्ट है, सर्वेक्षण की जो सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया गया उनकी रिपोर्ट्स हैं, वो सारे द्वितीयक तथ्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखिए, डाटा जब कलेक्ट हो गया, हमने पता कर लिया कि विद्यार्थी शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में क्या राय है। उसके पश्चात क्या करेंगे, उसके पश्चात हम अब तथ्यों का संपादन, वर्गीकरण और सारणीयन करेंगे। तथ्यों का संपादन, वर्गीकरण और सारणीयन। अब देखिए तथ्यों का संपादन करेंगे। हमारे पास जो तथ्य एकत्रित हुए हैं वो सारे के सारे तथ्य काम के नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं वो सारे तथ्य यूजफुल नहीं है। तो हमारे जो भी तथ्य हमारे काम के हैं या जिन तथ्यों का हमें उपयोग करना है, हम वो तथ्य उसमें से कलेक्ट कर लेंगे, और जो भी हमारे काम के नहीं है उन तथ्यों को छोड़ देंगे। फिर हम तथ्यों का वर्गीकरण करेंगे, उनकी प्रकृति के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में बांटेंगे। फिर उनको सारणियों में हम व्यक्त कर लेंगे, सारणियाँ बना लेंगे, क्योंकि जब सारणियाँ बना लेते हैं तो तथ्यों के अंदर आपस में तुलना करने में हमें आसानी होती है। किसी भी चीज़ के बारे में आपस में तुलना करने पर अध्ययन थोड़ा सरल हो जाता है। उसके पश्चात अगले चरण में हम तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। उन तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात हम क्या करेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक सामान्यीकरण करेंगे। एक हम उसके लिए हमारा जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में हम पता चल जाएगा कि हमने विश्लेषण कर लिया, हमें पता लग गया कि विद्यार्थी हैं वो शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं। तो जिस प्रकार की हमारा उद्देश्य था वो उद्देश्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, वो यहाँ हमें पता लग जाएगा। अंत में हम एक रिपोर्ट का निर्माण करेंगे और हम उसको फिर प्रकाशित भी कर सकते हैं। हम उसको, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको प्रकाशित करें या नहीं करें। जब बड़े बड़े सर्वेक्षण होते हैं तो उनको प्रकाशित किया जाता है, लेकिन विद्यालय स्तर पर जब हम कोई भी अध्ययन करेंगे तो उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम अगर हम चाहें तो विद्यालय स्तर पर हम इसको प्रकाशित या अपने हमारे बोर्ड पर लगा सकते हैं। यहाँ हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं जिसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि आजकल 9 से लेके 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको बनाने के लिए हम देते हैं, और विद्यार्थी हम शिक्षक को वो जमा भी करवाते हैं। वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट कार्य को करने का ये तरीका है, ये चरण है। इन्हीं चरणों के माध्यम से वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूर्ण किया जाना चाहिए।
चलिए अब हम जल्दी से परियोजना कार्य के लाभ और गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि परियोजना कार्य से आत्मविकास का, विद्यार्थी को आत्मविकास का अवसर मिलता है। वो अपनी बातों को, अपनी जिज्ञासाओं को एक व्यवहारिक रूप से उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इससे उसकी आत्मा का विकास होता है, उसमें ज्ञान का विकास होता है। साथ ही विकास का एक समान अवसर, प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा विद्यार्थियों की सभी विद्यार्थियों को विकास का समान अवसर मिलता है। सभी विद्यार्थियों को एक ही जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी जाती है तो हर विद्यार्थी उसको अपने अपने हिसाब से जब संपादित करता है तो उससे हमारे यहाँ आत्मविकास को तो बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों को अपने विकास का समान अवसर भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है। जब विद्यार्थी अपनी समस्याओं के बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है और उसके बारे में जब कोई कंक्लूजन प्राप्त करता है, उसके परिणाम प्राप्त करता है, तो उसको एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त होती है। उसको लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है। साथ ही साथ सामाजिक भावना का विकास होता है। सामाजिक समस्याओं के बारे में एक नई समझ क्रिएट होती है। साथ ही साथ व्यावहारिकता में भी वृद्धि होती है। व्यावहारिकता में विद्यार्थी को पता लगता है कि कोई भी समस्या है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार उसको हल किया जा सकता है, किस प्रकार से किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान हो सकता है। अब देखिए परियोजना कार्य के दोष की बात कर लेते हैं कि परियोजना कार्य में क्या कमियां हैं, क्या उसके दोष हैं। तो विद्यार्थियों, स्वाभाविक सी बात है कि परियोजना कार्य है वो एक खर्चीली विधि है। इसमें पैसा भी अधिक लगता है, इसमें श्रम भी अधिक लगता है, इसमें समय भी अधिक खर्च होता है। साथ ही साथ दूसरी इसकी कमी ये है कि मैंने आपको ऊपरी बताया था कि किसी भी परियोजना कार्य के लिए एक उचित अध्ययन पद्धति का चयन करना आवश्यक है। लेकिन कई बार या हम देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को परियोजना कार्य का पूरा नॉलेज नहीं होने की वजह से, परियोजना कार्य के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है कि वो विद्यार्थी है वो उचित परियोजना विधि या अनुसंधान की विधि का प्रयोग नहीं करता है। उसकी वजह से उसके जो परिणाम है या जो उसका कंक्लूजन है वो सही नहीं आ पाता है। फिर है व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन का अभाव। ये भी समस्या होती है विद्यार्थियों के साथ कि विद्यार्थी हैं वो ज्ञान के अभाव की वजह से या फिर अच्छा निर्देशन नहीं मिलने की वजह से एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन नहीं कर पाते हैं। उनके अध्ययन में व्यवस्थित और क्रमबद्धता नहीं होती है, जबकि किसी भी अध्ययन के लिए, किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पहली शर्त यही है कि वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। अगला इसका एक दोष है कि उचित कार्य योजना की जानकारी का अभाव। विद्यार्थियों को अगर परियोजना कार्य के बारे में पूरी उचित जानकारी नहीं है तो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सही नहीं बनेगी। ये एक इस विधि का प्रमुख दोष है। साथ ही साथ इसमें धन, सामग्री और संसाधनों का अधिक उपयोग होता है और हमारे पास इनकी उपलब्धता कमी होती है, क्योंकि विद्यार्थियों के पास विद्यालय स्तर के ऊपर संसाधनों की कमी होने की वजह से भी बड़े प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट हैं या जो बड़े परियोजना कार्य हैं उनको संपादित नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख विधियाँ। सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख विधियाँ मैंने पहले भी ऊपर चर्चा की थी जब हम परियोजना कार्य के चरणों के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रमुख सामाजिक अनुसंधान की जो विधियाँ हैं वो हैं सर्वेक्षण, जिसको हम सर्वे बोलते हैं, अवलोकन, जिसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, अनुसूची, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं, प्रश्नावली, जिसको क्वेश्चनरी बोला जाता है, साक्षात्कार, जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, और व्यक्तिक अध्ययन, केस स्टडी। ये सब सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख विधियां हैं जिनके द्वारा अनुसंधान किया जाता है या जिनके द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है या जिनके द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। देखिए हमारे इस अध्याय में केवल 3 ही सर्वेक्षण, अवलोकन और साक्षात्कार, इन 3 विधियों का ही हमारे यहाँ वर्णन दिया हुआ है या हमारे अध्याय में केवल ये 3 विधियों से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम केवल इन 3 विधियों के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, अनुसूची, प्रश्नावली और व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में मैं आपको अलग से डिटेल बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं सर्वेक्षण के बारे में या सर्वे के बारे में। देखिए सर्वे है, अंग्रेजी शब्द जो सर्वे है
उसको हिंदी में सर्वेक्षण कहते हैं। ये दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और वे। सर्व का अर्थ है देखना, सर्व का अर्थ है ऊपर, और वे का अर्थ है देखना। किसी भी घटना को ऊपर से देखना, उसका अवलोकन करना, उसका निरीक्षण करना। देखिए बहुत बार होता है कि अधिक वर्षा हो गई, ओलावृष्टि हो गई, तो हमारे जो मंत्री हैं या हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, हवाई सर्वे भी करते हैं, या फिर भूमिगत या भूमि के कह सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल सर्वे होता है, या जो हेलीकॉप्टर के अलावा या वायुयान के अलावा भी सर्वे किया जाता है कि कितना किसानों को नुकसान हुआ या कितना उनकी फसलों को नुकसान हुआ, इन सब के बारे में सर्वे किया जाता है। तो एक तरीके से वही सर्वे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात किसी घटना को ऊपर से देखना, अवलोकन करना या निरीक्षण करना। देखिए सर्वेक्षण है वो सामाजिक अनुसंधान की एक ऐसी विधि है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध में सामाजिक तथ्यों को एकत्रित करती है, या जिसके द्वारा एकत्रित किया जाता है, ताकि उस समस्या की जो वास्तविक स्थिति है या उस समस्या का जो समाधान है वो किया जा सके। तो सर्वे को समझने का मूल तरीका यही है कि सामाजिक अनुसंधान में डाटा कलेक्ट करने की, तथ्य एकत्रित करने की एक ऐसी विधि है जो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों से डाटा कलेक्ट करती है, या जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, ताकि उन सूचनाओं का प्रयोग है वो किसी समस्या को हल करने में किया जा सके, या उस समस्या के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सके। देखिए सर्वेक्षण विधि वह विधि है जिसमें किसी विशेष समुदाय, संगठन, समूह का व्यवस्थित व विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन एक सामाजिक समस्या के विश्लेषण के लिए किया जाता है, ताकि उसके समाधान की खोज की जा सके। जैसे निर्धनता है, अपराध है, बाल श्रम है, विद्यालय में शैक्षणिक माहौल है, पाठ्यक्रम की क्या उपयोगिता है, आदि के बारे में हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। जो बात मैंने आपको बताई वही यहाँ है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पे, जैसे 50, 100, 1000, 2000 या उससे अधिक लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें 2000 विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त करनी है, या हमें 5000 लोगों से जानकारी प्राप्त करनी है, एक पूरे गांव से जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसके लिए, या पूरे ज़िले से जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सर्वे मेथड का प्रयोग करते हैं। सामाजिक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि को हम अपनाते हैं। अब देखिए सर्वेक्षण बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत लोगों से सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं, ताकि किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके, उस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। अब देखिए जो भी व्यक्ति सर्वेक्षण का कार्य करता है, या तो उसको सर्वेयर कहते हैं, सर्वेक्षण करता, या उसको शोधकर्ता कह सकते हैं, या उसको अध्ययनकर्ता कह सकते हैं, या उसको हम अनुसंधानकर्ता भी कह सकते हैं। और जिससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो क्या है, वो हमारे लिए उत्तरदाता कहलाते हैं। अब देखिए इस सर्वेक्षण प्रणाली में जब अनुसंधान करता है या सर्वेयर है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाके लोगों से सूचनाएं प्राप्त करता है, तो उसके उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए वो या तो प्रश्नावली का प्रयोग कर सकता है या अनुसूची का प्रयोग कर सकता है। अनुसूची और प्रश्नावली क्या है, इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। देखिए आजकल है वो सर्वेक्षण कार्यों के लिए या सर्वे के लिए इंटरनेट का प्रयोग भी किया जाता है और ईमेल का प्रयोग भी किया जाने लग गया है। इससे क्या होता है, इससे हमारे समय की बचत होती है, पैसा भी कम खर्च होता है और मेहनत भी कम लगती है। आपने देखा होगा कि आजकल इंटरनेट पे या कह सकते हैं ईमेल के द्वारा भी हमारे पास सर्वे आते रहते हैं कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, या आपको कौन सा व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, या आप एमएलए के रूप में किसे देखना चाहते हैं, या वर्तमान में कौन सी समस्या आपको सबसे अधिक बड़ी लगती है, या आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। इन सब के बारे में आजकल हम अध्ययन देखते हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से भी किए जाने लगे हैं। तो ये भी एक तरीके से सर्वे का ही नया नवीनतम रूप है। इससे समय की बचत होती है और धन की बचत भी होती है। अब देखिए सर्वेक्षण पद्धति है
उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर हमें किसी बड़े पैमाने पे या किसी विस्तृत क्षेत्र में अगर हमें लोगों से जानकारी प्राप्त करनी है तो हम सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने आपको बता दिया था कि अगर 5,000 लोगों से जानकारी प्राप्त करनी है, 10,000 लोगों से जानकारी प्राप्त करनी है, पूरे गांव से जानकारी प्राप्त करनी है, पूरे ज़िले से जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए सर्वेक्षण पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका एक दोष यह भी है, जब लाभ है तो इस विधि का दोष यह है कि इसमें जो हम उत्तरदाता से जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे हम किसी भी क्षेत्र में गए, हमने उत्तरदाता से पूछा, तो जो प्रश्न हम पूछेंगे वो प्रश्न पहले से ही तैयार किए हुए हों। उन प्रश्नों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और हम कोई पूरक प्रश्न उससे नहीं पूछ सकते। जैसे हम किसी क्षेत्र में गए, या हमने ऐसे मान लीजिए हम एक क्षेत्र तय कर लिया, उस क्षेत्र में हमने ये तय किया कि हमें शिक्षा के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमने जो प्रश्न पहले से बनाए हैं केवल हम वही प्रश्न वहाँ उन लोगों से पूछ सकते हैं, उन्हीं का उत्तर हम उनसे पूछ सकते हैं। नए प्रश्न या जो तुरंत वहाँ अगर हमारे मस्तिष्क में कोई प्रश्न क्रिएट हो जाता है तो हम उसका जवाब वहाँ नहीं ले सकते हैं। ये इस विधि का एक सबसे बड़ा दोष है कि इसमें पहले से जो प्रश्न बनाए गए हैं या तैयार किए गए हैं केवल वही पूछे जा सकते हैं, उनमें बदलाव नहीं हो सकता। और कई बार ये भी समस्या आती है कि जो पहले से जो प्रश्न बनाए गए हैं, अगर उत्तरदाता का स्तर वो नहीं है, अगर उत्तरदाता उस स्तर पे नहीं सोच सकता या उसका ज्ञान उस स्तर का नहीं है कि उस प्रश्न को समझ पाए, तो वो जब उत्तर देगा या जवाब देगा तो वो गलत होगा। तो वो ये भी इस विधि का एक दोष है कि अनेकों बार प्रश्न समझ में नहीं आने पर उत्तरदाता द्वारा गलत उत्तर देने की संभावना इसमें बनी रहती है। अब देखिए, सर्वेक्षण के उदाहरण हैं चुनाव के समय परिणामों का सर्वेक्षण कि कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी। वस्तुओं के उपयोग का सर्वेक्षण, बहुत बार आप देखते हैं आपके घर में लोग आते हैं कि आप कौन सा अखबार इस्तेमाल करते हैं, कौन सी साबुन इस्तेमाल करते हैं, आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए सर्वेक्षण करते आते रहते हैं। तो वो भी सर्वे का ही एक रूप है। फिर मनपसंद कार्यक्रम के लिए कि आपको कौन सा चैनल पसंद है, आपको कौन सा कार्यक्रम सबसे अधिक पसंद है, कौन सा नेता आपको सबसे अधिक पसंद है, विद्यालय के बारे में छात्रों के विचार क्या हैं, इन सब के लिए हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं और इनके लिए भी हम सर्वेक्षण कार्य करते हैं। अब देखिए, सर्वेक्षण है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। सर्वेक्षण है वो प्रचार सर्वेक्षण भी, देखिए सर्वेक्षण है वो प्रचार सर्वेक्षण भी हो सकता है, तथ्य संकलन सर्वेक्षण भी हो सकता है, विवरणात्मक भी हो सकता है, प्रयोगात्मक भी हो सकता है, जनगणना सर्वेक्षण भी होते हैं, नियमित और कार्यवाहक सर्वेक्षण भी होते हैं, अंतिम व पुनरावर्तक सर्वेक्षण भी होते हैं, गुणात्मक परिणामात्मक भी होते हैं, सार्वजनिक और गुप्त सर्वेक्षण भी होते हैं। सार्वजनिक मतलब सबके सामने किया जाता है, गुप्त सर्वेक्षण मतलब जो लोगों को जिसके बारे में बताया नहीं जाता, लेकिन जो अनुसंधान करता है वो अपने तक ही उसको सीमित रखता है। गुणों के बारे में अध्ययन करना है तो गुणात्मक सर्वेक्षण होगा कि कोई वस्तु अच्छी है या बुरी है, ये उसका गुण है। अगर इसका अध्ययन करना है तो हमें गुणात्मक सर्वेक्षण हो जाता है। परिमाणात्मक, अगर संख्याओं में डाटा कलेक्ट करना है कि कितने प्रतिशत लोग किस नेता को वोट देंगे, तो वो परिमाणात्मक सर्वेक्षण होता है। नियमित सर्वेक्षण, नियमित मतलब कि प्रॉपर सर्वेक्षण, जिसका हमें किसी समस्या को हमें प्रॉपर हल करने के लिए किया जाता है। कार्यवाहक केवल एक नमूने के रूप में की जाए। अंतिम या पुनरावर्तक सर्वेक्षण, अंतिम मतलब एक बार ही किया जाए, पुनरावर्तक मतलब कि किसी सर्वेक्षण को 5 बार करने की, 3 बार करने की ज़रूरत है कि भाई आज जो समस्या है वो कैसी है, फिर कुछ इम्प्लीमेंट किया तो 5 दिन बाद में वो समस्या कैसी है, फिर या 1 महीने बाद में वो समस्या कैसी है, तो उसके लिए भी सर्वेक्षण किया जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं थोड़ी सी अनुसूची की। अनुसूची क्या है? अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है जो अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदाता से पूछकर भरता है। शेड्यूल, प्रश्नों की एक सूची तैयार कर लेते हैं, अनुसंधानकर्ता खुद फील्ड में जाता है और उत्तरदाता से प्रश्न पूछता रहता है, उसके अनुसार उसमें टिक लगाता जाता है या उसको भरता जाता है। आप देखते हैं कि आपके घर अनेकों बार लोग आते हैं ये पूछने के लिए कि आप कौन सा अखबार इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपसे अपना नाम, आपका एड्रेस, आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं, फिर कौन सी साबुन या कौन सा अखबार इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें पूछते हैं। और एक हाथ में जो प्रश्नावली होती है उस पर वो
सॉरी, हाथ में जो अनुसूची या जो प्रश्नों की सूची होती है उस पर वो टिक लगाते चलते हैं या उसको बढ़ते हुए चलते हैं। यही क्या होती है? यही अनुसूची होती है। दूसरी है प्रश्नावली। अब देखिए, प्रश्नावली भी क्या है? प्रश्नों की एक सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता डाक द्वारा उत्तरदाता को भेजता है। अनुसूची में तो अध्ययनकर्ता खुद अध्ययन क्षेत्र में जाएगा और उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेगा। यहाँ क्या करेगा? यहाँ क्या है कि बड़े क्षेत्र के लिए हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। जब अध्ययन क्षेत्र बड़ा हो, अधिक लोग हों, तब हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं? अध्ययनकर्ता क्या करता है? प्रश्नों की सूची बना के डाक द्वारा वो उत्तरदाताओं को भिजवा देता है, उनके एड्रेस पे वो उसको भिजवा देता है। और उत्तरदाता भी क्या करते हैं? उत्तरदाता भी उसको भर के डाक द्वारा ही पुनः लौटा देते हैं। तो जो अनुसंधान करता है या जो अध्ययन करता है, वो जब डाक द्वारा प्रश्नावली भिजवाता है तो वो अपना पता लिखा हुआ लिफाफा भी साथ में उस प्रश्नावली के भिजवा देता है, ताकि उत्तरदाता उसमें अपना उत्तर भर के उस लिफाफे में अपने प्रश्नावली को डाल के वापस अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता को भिजवा दे। चलिए हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। साक्षात्कार है वो एक इंटरव्यू है, वो परिमाणात्मक विधि है सामाजिक अनुसंधान की, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसके जो विचार हैं, उसके जो रुझान हैं, उसके जो मत हैं, उनको जानने का प्रयास किया जाता है। किस प्रकार से? आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर उससे पूछ के क्या किया जाते हैं? डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने बैठकर संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उत्तर और प्रत्युत्तर करते हैं। इंटरव्यू मुख्य आप देखते ही हैं कि अधिकांशतः हमारे यहाँ इंटरव्यू जो विधि है वो सामान्य विधि मानी जाती है, या विद्यार्थी इनके बारे में अच्छे से जानता ही है। शिक्षक आपसे बातचीत करते हैं या कोई बड़े अधिकारी आपके पास आते हैं, वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, वो एक तरीके का इंटरव्यू ही है। टीवी में आप देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैठ के लोग बातचीत करते हैं, आपस में वाद प्रतिवाद करते हैं, संवाद करते हैं, वो भी एक तरीके का इंटरव्यू ही है। तो एक ऐसी विधि है जिसमें बातचीत के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिसमें किसी विशेष उद्देश्य को सामने रख के लोग आपस में बातचीत करते हैं उस तथ्य के बारे में, उस विषय के बारे में, और फिर प्रश्नों का आदान प्रदान भी होता है, संवाद किया जाता है और उसी के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब इस विधि में क्या है? व्यक्ति आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। लेकिन यह विधि है वो 10 लोगों पे, 20 लोगों पे या 30-40 लोगों तक ही सीमित है। मतलब एक सीमित संख्या में लोगों को साक्षात्कार में शामिल किया जा सकता है। बड़ी मात्रा में या बड़े क्षेत्र के अंदर या बड़े स्तर के ऊपर अध्ययन करने में ये प्रणाली सक्षम नहीं है। जैसे सर्वेक्षण क्या है? सर्वेक्षण में बड़े क्षेत्र में या बड़े विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन करना हो, या विस्तृत या बड़े बहुत ज़्यादा अधिक, जैसे 4-5 हज़ार लोगों से डाटा कलेक्ट करना हो, सूचना एकत्रित करनी हो, तो सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन 20, 30, 40, 50 लोगों से अगर हमें डाटा कलेक्ट करना है तो हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, हम इंटरव्यू का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरव्यू है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और व्यू। इंटर का अर्थ है अंदर या भीतर, और व्यू का अर्थ है देखना, अर्थात अंदर तक देखना, अंतर्दृष्टि। किसी व्यक्ति के अंदर की भावनाएं, उसके विचार, उसकी राय, उसका मत जानने के लिए हम इंटरव्यू विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चुनावों के समय आप देखते हैं कि 100 लोगों से या 200 लोगों से पूछा जाता है कि आप किसको मतदान करेंगे, या फिर आप देखते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या योजनाएं होंगी, इनके लिए टीवी के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू आते रहते हैं। तो ये 10-20 लोगों तक या 30-40 लोगों तक तो इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा शोध करता है उत्तरदाता के बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, साक्षात्कार में पहले से जो प्रश्न बनाए गए हैं उनके आधार पर भी साक्षात्कार लिया जा सकता है, और साथ ही साथ साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान, बातचीत के दौरान, वार्तालाप के दौरान अगर कोई नया प्रश्न हमारे सामने आ रहा है तो उस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है।
इस विधि का एक फ़ायदा यही है कि पहले से जो प्रश्न बनाए गए हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, और उसके साथ साथ तुरंत अगर कोई प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है या जो पूछना ज़रूरी हो जाता है, वो पूरक प्रश्न भी हम तुरंत उत्तरदाता से उसी समय पूछ सकते हैं। जबकि सर्वेक्षण विधि में ऐसा नहीं है, यहाँ पहले से जो बनाए हुए प्रश्न हैं वही पूछने होते हैं। अब देखिए, वर्तमान में जो साक्षात्कार हैं वो फ़ोन या इंटरनेट के माध्यम से भी संपादित होने लग गए हैं। अब फ़ोन पे भी हम किसी का साक्षात्कार ले सकते हैं, या इंटरव्यू के द्वारा, या कह सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी आजकल ये साक्षात्कार आयोजित होने लग गए। अब देखिए, साक्षात्कार की विशेषताओं की बात करते हैं। जो अर्थ में शामिल हो गई थी, या अर्थ में जब हमने इसका अर्थ पढ़ा था तब ये सामने आ गई थी। तो दो या दो से अधिक लोगों का प्रत्यक्ष रूप में वार्तालाप है। इसमें प्राथमिक संबंधों का निर्माण होता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। साक्षात्कार का कोई विशेष उद्देश्य होता है, उस विशेष उद्देश्य को लेकर ही दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। फिर ये सूचनाओं को संकलित करने का या सूचनाओं को एकत्रित करने का एक तरीका है, और इस विधि में संबंधित विषय पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। साक्षात्कार की एक विशेषता है कि इसमें संबंधित विषय पर विस्तार से चर्चा हो जाती है, जो कि सर्वेक्षण में नहीं हो पाता। अब देखिए, वैसे तो साक्षात्कार के जो प्रकार हैं वो विद्यार्थियों के लिए यहाँ आवश्यक नहीं है, या कह सकते हैं हमारे अध्ययन का विषय नहीं है, इतना डीप में जाके नहीं पूछा गया है। लेकिन केवल नॉलेज के लिए मैं आपको साक्षात्कार के प्रकार के बारे में बता देता हूँ। नियंत्रित और अनियंत्रित, केंद्रित और आवर्तीपूर्ण। नियंत्रित के अंदर साक्षात्कार है वो पूर्व में ही निश्चित होता है, और इसमें अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। पहले से ही प्रश्न निश्चित होंगे, केवल वही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसा साक्षात्कार जिसमें पूर्व में निर्धारित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं वो नियंत्रित साक्षात्कार कहलाता है। ऐसा साक्षात्कार जो मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, जिसमें प्रश्न पूर्व में निर्धारित नहीं होते हैं, प्रश्न पूछने की पूरी स्वतंत्रता होती है, उसे अनियंत्रित या असंरचित साक्षात्कार कहते हैं। एक होता है केंद्रीय या केंद्रित साक्षात्कार। टीवी, रेडियो, एफएम आदि के बारे में जानने के लिए, या इनके उपयोग के बारे में लोगों से जानने के लिए, या जो सार्वजनिक संदेश वाहन है उनके बारे में लोगों से जानने के लिए जो साक्षात्कार प्रयोग में लिया जाता है उसको केंद्रीय या केंद्रित साक्षात्कार कहते हैं। सबसे पहले R.K. मर्टन ने केंद्रीय साक्षात्कार के बारे में बताया था, या उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था। एक होता है आवर्तीपूर्ण साक्षात्कार। किसी घटना के बारे में एक बार नहीं, हमें बार बार पूछने की आवश्यकता है। जैसे आज पूछ लिया, 5 दिन बाद में फिर उस व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ, या 1 महीने बाद में उस व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ, तो इसको हम आवर्तीपूर्ण साक्षात्कार कहते हैं। कि कुछ समय अंतराल के बाद में कई बार साक्षात्कार आयोजित होना क्रमिक रूप से, वो क्या कहलाता है? आवर्तीपूर्ण साक्षात्कार कहलाता है। वैसे तो देखिए, साक्षात्कार है वो व्यक्तिगत भी होता है, सामूहिक भी होता है। किसी एक व्यक्ति का साक्षात्कार व्यक्तिगत हो गया, समूह में 20-30 लोगों का साक्षात्कार सामूहिक हो गया। अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए। दीर्घकालीन मतलब 4-5 घंटे के लिए, या लंबे समय तक चल रहा है। निदानात्मक होता है किसी भी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसी समस्या के बारे में जानना निदानात्मक साक्षात्कार होता है। किसी समस्या को जान के उसके समाधान का प्रयास करना, उसके लिए जो साक्षात्कार होता है वो उपचारात्मक साक्षात्कार होता है। और किसी अनुसंधान के लिए या किसी घटना या किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो साक्षात्कार किया जाता है वो अनुसंधानात्मक, कि हमें नए ज्ञान को प्राप्त करना है, कोई नया अनुसंधान करने जा रहे हैं हम, उसके लिए हमें इंटरव्यू लेने की आवश्यकता है, तो उसे अनुसंधानात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। वैसे तो विद्यार्थियों के लिए ये जानना आवश्यक नहीं था, लेकिन जब हम अध्ययन कर रहे हैं किसी विषय का तो हम उसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। चलिए साक्षात्कार के गुण और उसके दोषों की चर्चा कर लेते हैं। साक्षात्कार के गुण हैं कि इसमें उत्तरदाता है उसकी भावनाओं, धारणाओं, विचारों को हम गहनता से जान सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये शिक्षित और अशिक्षित या हर वर्ग के लिए उपयोगी। देखिए, अनुसूची या प्रश्नावली है वो केवल शिक्षित लोगों के काम आती है। प्रश्नावली के जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही उसका सही रूप से उसको भर पाता है, लेकिन साक्षात्कार है वो शिक्षित अशिक्षित कोई भी व्यक्ति दे सकता है।
बच्चे से भी हम बातचीत कर सकते हैं, युवक से भी बातचीत कर सकते हैं और वृद्ध से भी हम बातचीत कर सकते हैं। फिर इसके द्वारा भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन भी संभव है कि पहले कोई घटना घटित हो गई, अब उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम साक्षात्कार का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को याद तो रहती है घटनाएं। फिर अमूर्त घटनाओं का अध्ययन भी हो सकता है, मतलब कोई घटना घटित हो गई और वो दिखाई देने वाली घटना नहीं थी, तो भी हम व्यक्ति से उसके विचार, उसके बारे में जान सकते हैं। इससे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो अधिक विश्वसनीय होती हैं, अधिक प्रामाणिक होती है। साथ ही साथ लचीलापन होता है। अध्ययन करता है वो अपने हिसाब से प्रश्नों में बदलाव भी कर सकता है, अपने हिसाब से वो पूरे प्रश्न भी पूछ सकता है। साथ ही साथ जो बात हमने ऊपर कर ली कि आवश्यकता अनुसार प्रश्नों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब देखिए इसकी दोष या सीमाएं, कि साक्षात्कार विधि की सीमाएं क्या है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इसमें पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो अनुसंधान करता है या जो उत्तरदाता है या जो प्रश्न पूछने वाला है वो पहले से किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। उसकी कोई ना कोई पहले से विचार होता ही है। जिस विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या पता उसके बारे में पहले से उसकी कोई धारणा हो, पहले से उसका कोई विचार हो, उत्तर देने वाले का पहले से कोई विचार हो, या जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न जो अध्ययन करता है उसका उसके बारे में कोई विशेष दृष्टिकोण हो। तो साक्षात्कार के समय एक समस्या ये होती है कि ये लोग पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही साथ भूतकालीन घटनाओं का जब अध्ययन करते हैं, उसमें साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति घटनाओं को भूल जाता है, लेकिन फिर अपने मन से वो उस घटना को बना के उसके बारे में हमें सूचना दे देता है, जिसकी वजह से गलती होने की या त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। फिर बड़े पैमाने पे या अधिक लोगों से साक्षात्कार करना संभव नहीं होता। एक साथ इसमें अधिक लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ साक्षात्कार है वो अधिक श्रम, अधिक धन और समय खर्च करने वाली प्रक्रिया है, ऐसी ये पद्धति है। तो ये इसकी प्रमुख सीमाएं या दोष हैं। चलिए अब हम हमारी जो तीसरी विधि है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह एक गुणात्मक विधि है। अंग्रेजी का जो शब्द है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन उसका हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना या प्रेक्षण करना। किसी भी घटना को देखना, उसका निरीक्षण करना, उसका अवलोकन करना क्या कहलाता है? वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है, प्रेक्षण कहलाता है। अवलोकन एक ऐसी अनुसंधान की विधि है जिसमें शोधकर्ता किसी घटना में प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा सूचनाएं एकत्रित करता है। शोधकर्ता किसी एक समूह, समुदाय, जनजाति का अवलोकन या निरीक्षण करता है। वही बात जो मैंने बता दिया आपको कि इसमें क्या होगा, इसमें अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है। वो क्या करेगा, किसी भी घटना को देख के उसका अध्ययन करेगा। वो उस जिस भी घटना का उसको अध्ययन करना है, जिस समूह का उसको अध्ययन करना है, जिस क्षेत्र में उसको अध्ययन करना है, वहाँ पे वो जाएगा, उस समूह या समुदाय के साथ वो रहेगा या उसको बाहर से देखेगा। उसका जब घटनाएं घटित होती हैं तो उनके बारे में वो अध्ययन करेगा, उनका अवलोकन करेगा, उनका निरीक्षण करेगा। देखिए श्रीमती यंग ने कहा है कि अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों के द्वारा व्यवस्थित व जानबूझकर किया गया अध्ययन है। यह विधि है वो जीवन शैली के बारे में, लोगों की संस्कृति के बारे में, लोगों के रीति रिवाजों के बारे में, समूह के बारे में, विशेष संगठनों के बारे में या आबादी के बारे में अध्ययन करने में अधिक प्रयोग में ली जाती है कि लोग किस प्रकार की जीवन शैली को अपनाए हुए हैं, किस प्रकार का खान पान करते हैं, किस प्रकार से विवाह की पद्धतियां हैं, किस प्रकार से उनके धार्मिक संस्कार पूर्ण किए जाते हैं। कोई समूह है वो किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ जनजातियों का अध्ययन हम करते हैं, खस है, गारो है, टोडा है, भील है, इनके संस्कार किस प्रकार के हैं, इनकी शिक्षा पद्धति किस प्रकार की है, इन सब का अध्ययन जब किया जाता है तो उसमें अवलोकन विधि का प्रमुख से प्रयोग किया जाता है। उस अनुसंधान में अवलोकन या निरीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसकी विशेषताएं कि इसमें मानव इंद्रियों का प्रयोग होता है। वही बात है, हमारी 5 जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, मुंह, इन सब का प्रयोग हम, जीवा, कान, इन सब का प्रयोग हम इस विधि में करते हैं। साथ ही साथ प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है। देखिए प्रमुख बात यही है कि इसमें प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है। 2 तरीके के तथ्य होते हैं, मैंने आपको पहले ऊपर ही बताया था कि अनुसंधानकर्ता पहली बार अध्ययन क्षेत्र में जाके जो डाटा प्राप्त करता है
वो प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं, और पहले से ही किसी के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किए हुए होते हैं अनुसंधानकर्ता उनका प्रयोग करता है तो वो द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। तो यहाँ इस विधि के द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है। यह विधि है वो सूक्ष्म, गहन और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन के लिए प्रयोग में ली जाती है। किसी भी घटना को गहनता से पढ़ना है, उसको सूक्ष्म तरीके से समझना है, तो उसके लिए अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये प्रत्यक्ष अध्ययन है, ये व्यवहारिक और अनुभव पर आधारित है। साथ ही साथ सामूहिक व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है कि पूरा का पूरा समूह है, पूरी की पूरी जो जनजाति है, पूरा का पूरा जो संगठन है, वो किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को अपनाए हुए है या किस प्रकार से व्यवहार करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक विद्यालय है, अब उस विद्यालय में विद्यार्थियों की जो का व्यवहार का अध्ययन करना है, तो क्या करेंगे हम? तो हम इस अवलोकन विधि का प्रयोग कर सकते हैं कि हम उस विद्यालय में जाएंगे, वहाँ विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे या उन विद्यार्थियों के साथ रहेंगे और देखेंगे पूरे दिन कि विद्यालय में वो विद्यार्थी किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। या फिर हम चुपचाप जाके वहाँ खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि वो किस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, किस प्रकार से वो आचरण कर रहे हैं। तो ये भी अवलोकन ही है। अब देखिए अवलोकन के प्रकार। वैसे तो क्या है, मैंने बता दिया था कि अवलोकन के प्रकार जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल हम हमारी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं। अवलोकन है वो सहभागी अवलोकन है। इसके बारे में सबसे पहले लिंडमैन ने 1924 में अपनी पुस्तक थी सोशल डिस्कवरी, उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब देखिए सहभागी अवलोकन में क्या है? सहभागी खुद उसमें भाग लेना, अध्ययन करता है। वो जिस भी अध्ययन क्षेत्र में जा रहा है या जिस भी समूह का अध्ययन कर रहा है, जिस भी घटना का अध्ययन कर रहा है, उस घटना के साथ, उस समूह के साथ वो खुद वहाँ सहभागी बनेगा। वो उस क्षेत्र में जाके या उस समूह में जाके रहने लग जाएगा और वो उन घटनाओं के बारे में पढ़ेगा। जैसे किसी जनजाति के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययनकर्ता क्या करेगा? उस जनजाति के साथ ही जाके रहने लग जाएगा और फिर अध्ययन करेगा। फिर दूसरा असहभागी अवलोकन। इसमें क्या है? इसमें अनुसंधान करता है वो उस समूह का या उस घटना का बाहर से ही अध्ययन करेगा, वो उसमें सहभागी नहीं बनेगा। वो बाहर से ही उस समूह को या उस घटना को देखेगा। जैसे कोई घटना घटित हो रही है, वो वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा, वो देखेगा उस घटना को कि वो घटना किस प्रकार से घटित हो रही है। एक होता है अर्ध सहभागी, आधा सहभागी होना, मतलब अनुसंधान करता है वो दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं उनमें तो सहभागी बनेगा, उनमें तो वो समूह के साथ जाके रहने लग जाएगा। लेकिन उस समूह में जब कोई विशेष घटना घटित हो रही होगी जिसका उसे अध्ययन करना है, तब वो बाहर आके उस घटना में शामिल नहीं होगा और बाहर से ही उस घटना को अध्ययन करेगा। जैसे मान लीजिए हमने अध्ययन किया कि किसी जनजाति की विवाह पद्धति का हमने अध्ययन किया, तो क्या होगा? विवाह के समय जो प्रमुख रस्में होंगी, रीति रिवाज होंगे, उस समय वो अध्ययनकर्ता उनका बाहर से तटस्थ होकर अध्ययन करेगा, लेकिन दैनिक जीवन में उनके साथ रहने लग जाएगा। फिर देखिए एक होता है अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित, जिसमें उस अवलोकन में किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, न तो अध्ययनकर्ता पे कोई नियंत्रण होता है, न ही अध्ययन क्षेत्र में या उस घटना पे कोई नियंत्रण किया जाता है। उसे अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं। एक होता है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में या तो अवलोकनकर्ता पे नियंत्रण स्थापित किया जाता है या किसी भी उस घटना पे नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अवलोकनकर्ता पे नियंत्रण है कि उसको बता दिया जाता है कि आपको यही अध्ययन करना है, आपको केवल इन संसाधनों का उपयोग करना है, आपको केवल यही प्रश्न पूछने हैं। और घटना पे नियंत्रण से मतलब है कि उस घटना के घटित जब हो रही है या उस घटना जब वो घटित होगी तो पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा। एक तरीके से प्रयोगशाला में जैसे हम अध्ययन करते हैं उसी प्रकार से उस घटना पे भी नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा। और अवलोकन का अंतिम प्रकार है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन, जब अनेक अध्ययनकर्ता किसी एक घटना का अध्ययन करते हैं तो उसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। जैसे 5 लोग हैं, वो हमारे विद्यालय में आए और वो पूरे व्यवहार को देख रहे हैं, या फिर 10 लोग हैं, हम गए किसी जनजाति के या समूह के पास और हम उसके दैनिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सामूहिक अवलोकन कहलाता है। अब देखिए वैसे तो तथ्य के बारे में या डाटा के बारे में
या प्राथमिक तथ्य द्वितीयक तथ्य के बारे में हमने ऊपर चर्चा कर ली है। प्राथमिक तथ्य क्या है? जो अध्ययनकर्ता पहली बार अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित होकर एकत्रित करता है, वो हमने बात कर ली। द्वितीयक तथ्य, उसके उदाहरण देख सकते हैं हम यहाँ, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, पुस्तक, प्रकाशित व अप्रकाशित ग्रंथ, सरकार की रिपोर्ट, यात्रा वर्णन, डायरी, सरकारी आंकड़े, ये सब द्वितीयक तथ्य हैं। पहले से किसी ने एकत्रित किए हैं, अध्ययनकर्ता उनका प्रयोग अपने अध्ययन में कर लेता है। यहाँ एक काम की बात है, एक अलग से पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति। देख लेते हैं कि ऐतिहासिक पद्धति क्या होती है। अतीत की घटनाओं और जानकारी के आधार पर वर्तमान की समस्याओं को समझने व सुलझाने में सहायता मिलती है। देखिए, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि उनको समझने के लिए हमें उनके अतीत में जाने की आवश्यकता होती है, भूतकाल में जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस विधि में लोगों की आत्मकथाएं हैं, उनके प्रलेख हैं, उनके जीवन चरित्र है, उन्होंने जो कुछ विवेचना की थी वो है, पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं या पुरानी जो संस्कृति है, उसके विवरण के आधार पे वर्तमान घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे वर्तमान में कोई घटना घटित हुई है, लेकिन वैसी घटना भूतकाल में पहले से घटित हो गई है, या उस वर्तमान की घटना का भूतकाल से कोई संबंध है, तो भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में जो भी अध्ययन प्राप्त है, उनके बारे में जो भी डाटा प्राप्त है, उस डाटा के आधार पे हम क्या करते हैं, वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उनमें तुलना करते हैं, जिसको हम ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। अब देखिए, विद्यार्थी ध्यान दें, कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बना के तैयार करते हैं, उनके लिए जो प्रमुख विषय या प्रकरण कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कक्षा 12 का जो विद्यार्थी, उसका जो स्तर है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो तैयार कर सकता है। देखिए, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कई बार मैदान खाली पड़ा हुआ रहता है, सड़क के किनारों के आसपास या फुटपाथ के आसपास जगह खाली रहती है, आवासीय कॉलोनियों में कुछ प्लॉट खाली रह जाते हैं, या आवासीय कॉलोनियों में बगीचे के लिए जगह खाली पड़ी हुई रहती है, या सार्वजनिक कार्यालयों के बाहर जगह खाली पड़ी रहती है। लोग क्या करते हैं, लोग या तो उनमें खेलते हैं बच्चे, या फिर वहाँ धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया जाता है, या वहाँ पंडाल लगाए जाते हैं, विवाह के समय लोग उनका प्रयोग कर लेते हैं, सार्वजनिक सभाएं वहाँ आयोजित की जा सकती हैं। तो सार्वजनिक स्थानों का क्या उपयोग हो सकता है, किस सार्वजनिक स्थान का क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में भी विद्यार्थी हैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, एक लघु शोध कर सकते हैं। दूसरा विषय है विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाएं। बच्चा है, उसकी आकांक्षाएं, 5 साल का बच्चा है, उसकी आकांक्षाएं कुछ और हैं। जब बच्चा 12 साल का हो गया, जब वो स्कूल जब स्कूल में वो 7वीं 8वीं क्लास में हो गया, तब उसकी आकांक्षाएं कुछ और हैं। जब विद्यार्थी 12th में हो गया, तब उसकी आकांक्षाएं कुछ और हैं। तो समय के साथ या आयु के साथ साथ व्यक्ति की आकांक्षाओं में, महत्वाकांक्षाओं में परिवर्तन होता रहता। तो हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनका चयन करके उनकी महत्वाकांक्षाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एक 5 वर्ष का बच्चा है, उसकी आकांक्षाएं कैसी हैं, 8 वर्ष का बच्चा है, उसकी आकांक्षाएं कैसी, या कक्षा 12वीं का विद्यार्थी है, कक्षा 8 का विद्यार्थी है, कक्षा 5 का विद्यार्थी है, उसकी क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या उसकी अभिलाषाएं हैं, उनके बारे में हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। एक वस्तु की आत्मकथा। देखिए, मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं आप देखते हैं, टीवी है, बाइक है, गाड़ी है, मोबाइल है, आपका फ्रिज है, आपका कंप्यूटर है, ये सब हमारे घर में काम आने वाली वस्तुएं। अगर ये वस्तुएं बोल सकती तो ये अपनी आत्मकथा कैसे बताती कि किस प्रकार उनका निर्माण हुआ, किस प्रकार उनसे उनकी जर्नी हुई। तो हम अपने आप को वो वस्तु मानते हुए उस वस्तु की आत्मकथा लिख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, किसी वस्तु की आत्मकथा। देखिए, अगला प्रोजेक्ट हो सकता है सार्वजनिक परिवहन। सार्वजनिक परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? देख, तांगा, बस, रेल, ऑटो, टैक्सी, मेट्रो ट्रेन, ये सब क्या हैं?
सार्वजनिक परिवहन के साधन है जो सब लोगों के लिए है। इसके ऊपर सभी का अधिकार है, सब लोग इनका प्रयोग करते हैं। शहरों में जो सिटी बसें चलती हैं, मेट्रो चलने लग गई आजकल, या फिर पुराने गांवों में या जो पुराने समय में रिक्शा चलता था, तांगा चलता था, या कस्बों में आज भी चलते हैं तांगा, टैक्सी, ऑटो, रेल, इन सब की समाज में क्या भूमिका है, यातायात में इनकी क्या भूमिका है, समाज में इनसे क्या फर्क पड़ता है। जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली में मेट्रो जब नहीं थी तब दिल्ली की परिवहन की क्या व्यवस्था थी, समाज पे क्या इफेक्ट था, और जब मेट्रो आ गई तो उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। आज जो मेट्रो है वो गुड़गांव तक आ गई तो उसका गुड़गांव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब का भी लिए भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा सकती है। फिर है सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका। देखिए, संचार माध्यम टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, समाचार पत्र, मैगजीन्स, टेलीफोन, मोबाइल, इन सब का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। वैसे तो संचार है वो एक बड़ा व्यापक और विस्तृत शब्द है। जनसंचार में समाचार पत्र, मैगजीन, टीवी, फिल्में, कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो आदि शामिल होते हैं। दूर संचार में पत्र, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट, कंप्यूटर। जनसंचार मतलब हमारे आसपास का, और दूर संचार मतलब जिससे हम सूचनाएं एक से दूसरी जगह पे भेजते हैं। तो इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, हमारे जीवन में इनकी क्या भूमिका है, किस आयु वर्ग पे ये किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, इनके बारे में भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा सकती है। अच्छा परियोजना कार्य बन सकता है। फिर घर में काम आने वाले उपकरण व घरेलू कार्य। देखिए, घरेलू उपकरण क्या है, हमारा गैस है, हमारा लाइटर है, गैस स्टोव है, मिक्सी है, ग्राइंडर है, कुकर है, टोस्टर है, टोस्ट बनाने गर्म करने वाला, ओवन है, सब्जियों या खाने को गर्म करने वाला, वॉशिंग मशीन है, प्रेस है, या और जो हमारे उपकरण हैं वो हमारे घरेलू उपकरण हैं, दैनिक उपयोग के उपकरण हैं। अगर ये नहीं होते तो हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता, और अगर हैं तो इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है, इसके लिए भी एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या परियोजना कार्य विद्यार्थियों के द्वारा बनाया जा सकता है। चलिए विद्यार्थियों, अब इस अध्याय के अंतिम चरण में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि इस अध्याय में से मुख्यतः 1 या 2 नंबर के प्रश्न ही अधिक आते हैं। बड़ा प्रश्न इनमें से नहीं बनता है या आज तक आया भी नहीं है, लेकिन गत जो 2-3 वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, किस प्रणाली में पूछे गए प्रश्न पूर्व में निर्धारित होते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया था कि सर्वेक्षण में पहले से ही प्रश्न तय होते हैं। फिर है, किस पद्धति में एक साथ अधिक लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। तो हमने पढ़ा था साक्षात्कार। देखिए, हमारे पास 3 ही पद्धतियां हैं, सर्वेक्षण, साक्षात्कार और अवलोकन। तो इन 3 पद्धतियों से ही संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साक्षात्कार है, उसमें एक साथ अधिक लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। प्रेक्षण या अवलोकन क्या है, किसी घटना को देखना, उसका निरीक्षण करना, उसका अवलोकन करना क्या कहलाता है, प्रेक्षण या अवलोकन कहलाता है। किन्हीं 2 शोध पद्धतियों के नाम लिखिए। तो शोध पद्धति मैंने आपको पहले बता दी थी। शोध पद्धतियों में अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन, ये सब हमने आपको बताया। फिर है, विद्यालय के बारे में छात्रों के विचार जानने हेतु कौन सी विधि अपनानी चाहिए। किस विधि के द्वारा आप विद्यालय के छात्रों के विचार जान सकते हैं। तो उसके लिए आप सर्वेक्षण का प्रयोग भी कर सकते हैं, और उसके लिए आप प्रश्नावली का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर है, परियोजना कार्य क्या है, इसके गुण व दोष लिखिए। तो हमने ऊपर पढ़ लिया प्रोजेक्ट वर्क क्या है, इसके गुण दोष भी हमने देख लिए। खाली जगहों का प्रयोग किन किन कार्यों में किया जाता है, ये हमने अभी भी देखा ही है। खाली जगहों का प्रयोग क्या करते हैं, लोग पांडा लगाने के लिए करते हैं, लोग रेहड़ी लगाने के लिए करते हैं, लोग विवाह के समय जो टेंट है पांडा उसको लगाने के लिए प्रयोग में ले लेते हैं, खेलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। किस पद्धति से संबंधित विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है। किस पद्धति में संबंधित विषय पर, तो हमने यहाँ देख लिया था कि साक्षात्कार के अंतर्गत किसी विषय पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। ऐतिहासिक पद्धति क्या है वो हमने पढ़ ली कि वर्तमान की घटनाओं को जानने के लिए, समझने के लिए ऐतिहासिक प्रलेखों के द्वारा उनका अध्ययन करना या ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करके उनके बारे में समझना ऐतिहासिक पद्धति कहलाती है। सर्वेक्षण पद्धति क्या है, सर्वे प्रणाली हम देख लिया ऊपर।
घरेलू काम में आने वाले उपकरण टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, प्रेस, ओवन, ये सब हैं। विभिन्न कार्यों में काम आने वाले सार्वजनिक स्थानों के नाम लिखिए। सार्वजनिक स्थान फुटपाथ है, घर के आसपास जो खाली पड़े हुए प्लॉट हैं, या फिर जो पार्क की जगह हैं वो हैं, किसी कार्यालय के बाहर जो खाली जगह पड़ी हैं वो हैं, यही है। विभिन्न कार्यों में काम आने वाले सार्वजनिक स्थानों के नाम, ये हमने हो गया। साक्षात्कार पद्धति के लाभ, ये हमने कर ली कि अगर हमें कोई गहन अध्ययन करना है अगर, तो हमें साक्षात्कार का प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ इसमें प्रश्नों के बदलाव की सुविधा रहती है साक्षात्कार के अंदर। ये सब हमने बातें कर ली। सामाजिक अनुसंधान में समस्या या प्रश्न के चुनाव के पश्चात कौन सा चरण आता है? तो सामाजिक अनुसंधान में प्रथम चरण क्या था? समस्या का चुनाव या प्रश्न का चुनाव। और फिर दूसरा उद्देश्य का निर्धारण। साक्षात्कार और सर्वेक्षण में फर्क आप कर सकते हैं। फिर है सर्वेक्षण प्रणाली द्वारा बड़ी संख्या में लोगों से विचार जाने जा सकते हैं। सही या गलत? तो हाँ, सही है। बड़ी मात्रा में लोगों से विचार जानने के लिए सर्वेक्षण का ही प्रयोग किया जाता है। फिर है शोध कार्य के लिए छात्रों से सीधे प्रश्न किस विधि के तहत पूछे जा सकते हैं? तो छात्रों से सीधे प्रश्न साक्षात्कार के द्वारा पूछे जा सकते हैं। कौन सी प्रणाली है जिसमें 100-200 या अधिक संख्या में लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं? तो हमने ये चर्चा कर ली कि सर्वेक्षण के द्वारा ही एक साथ अधिक लोगों से प्रश्न किए जा सकते हैं। फिर सर्वेक्षण प्रणाली के लाभ बताइए। साक्षात्कार प्रणाली के लाभ और दोष बताइए। वार्तालाप द्वारा सूचना एकत्रित करना क्या कहलाता है? वार्तालाप द्वारा सूचना एकत्रित करना साक्षात्कार कहलाता है। बड़े पैमाने पर अध्ययन हेतु सर्वेक्षण पद्धति अपनाई जाती है। फिर 23वां प्रश्न है परियोजना कार्य के दोष बताइए, बता सकते हैं, ऊपर आ गया। सर्वेक्षण में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ बताइए, ये भी हमने पढ़ लिया। और योजना की कार्य प्रणाली क्या कहलाती है? परियोजना कार्य कहलाती है, या योजना की कार्य प्रणाली को हम परियोजना कार्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का ये जो अध्याय है वो पूर्ण हो चुका है। आशा करता हूँ कि अब इस अध्याय से संबंधित जो भी छोटे प्रश्न आएंगे आप उनका उत्तर भली प्रकार से दे पाएँ। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं, आपको ये समझ में आ रही हैं, तो आपसे निवेदन है कि कृपया आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें, आप शेयर करें, इसको लाइक करें, अपने साथियों को बताएं ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। एक नए अध्याय के साथ फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।